तीन मांत्रिक पार्ट 16 ये। पिंगल ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि इस जन्म में फिर से उसकी मुलाकात पद्मपाद से हो जाएगी, और वह भी अवंती नगर से कई हजारों मील दूर के रेगिस्तान की पहाड़ों में। यह घटना पिंगल के लिए आश्चर्यजनक थी, पर दूसरे ही पल उसका आश्चर्य संदेह में बदल गया। इस पर उसने अपने बाजू में खड़े हसन गोरी की ओर दृष्टि प्रसारित की। हसन गोरी के चेहरे पर भी शंका और संशय झलक रहे थे। उसने पिंगल का कंधा पकड़कर अपने निकट खींच लिया और गुप्त रूप से उससे पूछा, पिंगल, यह पद्मपाद कौन है? कहीं यह रेगिस्तानी डाकू भैरवनाथ तो नहीं? पिंगल इसका उत्तर देने ही जा रहा था कि इसी बीच पद्मपाद उसके समीप पहुंचा। उसने हसन गोरी की ओर उंगली दिखाकर पूछा, पिंगल, यह कौन है? यह प्रश्न सुनकर पिंगल एकदम घबरा गया। उसकी घबराहट को भांपकर मुस्कुराते हुए पद्मपाद ने पूछा, पिंगल, क्या तुम मेरे बारे में शंका करते हो? पिंगल की समझ में न आया कि क्या उत्तर दे। उसकी दृष्टि पद्मपाद से हटकर हसन गोरी पर केंद्रित हो गई। पिंगल थोड़ी देर के लिए मौन रहा। इस पर हसन गोरी ने पद्मपाद की ओर एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, महाशय, मैं नहीं जानता आप कौन है। लेकिन इतना कहकर वह रुक गया। हसन गोरी की बातों पर पद्मपाद खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर पिंगल के समीप जाकर स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोला, पिंगल, तुम दोनों इस बात की शंका तो नहीं कर रहे हो कि अभी अभी इस पहाड़ी प्रदेश से होकर भागने वाले रेगिस्तानी डाकुओं का नेता मैं ही हूँ? मैं फुर्सत के समय अपनी सारी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था, तुम्हारी मदद से मैंने उसे प्राप्त किया। इस समय मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में हमारा जीवन एक रंगमंच के समान है। न मालूम हमें कब किन किन रूपों में कैसा अभिनय करना पड़ता है। यह बात भी सही है कि सब लोग अपने जीवन काल में अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस दृष्टि से हम दोनों भाग्यवान हैं। पर आज इस मरुभूमि में मुझे पाकर तुम्हें आश्चर्य होगा ही। साथ ही मुझको यहाँ पाकर तुम्हारे मन में शंका पैदा होना भी सहज ही है। नहीं पद्मपाद, ऐसी बात नहीं है। यह कहकर पिंगल हसन गोरी की तरफ संकेत करके बोला, ये है नवाब साहब के ऊँटों के दल के नेता हसन गोरी। भैरवनाथ नामक मरुदस्यु की खोज में ये सारे प्रदेश छान रहे हैं। ये बातें सुनते ही पद्मपाद हसन गोरी की तरफ मुड़कर बोला, महाशय, यदि आप इस रेगिस्तान के रक्षक के नेता हैं, तो सामने दिखाई देने वाली गुफाओं के अंदर कुछ बंदी बनाए हुए व्यापारियों की रक्षा करना आपका धर्म है। मरुदस्युओं के नेता भैरवनाथ के अनेक व्यापारियों को उन गुफाओं में बंदी बनाकर रख छोड़ा है। बेचारे वे लोग अपने माल असबाब से तो हाथ धो बैठ चुके हैं, साथ ही उनके प्राण भी संकट में पड़े हैं। इन सब के बावजूद हसन गोरी का पद्मपाद पर विश्वास नहीं जमा। उसको भांप कर पिंगल बोला, हसन साहब, आप पद्मपाद को मेरे पास छोड़ जाइए। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इनके द्वारा सारा वृत्तांत जान लूँगा। यदि यही डाकुओं का नेता भैरवनाथ हो, तो इनके हाथ पैर बांधकर मैं आपके हाथ सौंप दूंगा। पिंगल की बातों से हसन गोरी ने मन की सारी शंकाओं को निर्मूल कर दिया। इस पर वह कुछ सैनिकों को साथ लेकर पद्मपाद के द्वारा संकेत की गई पहाड़ी गुफाओं की ओर चल पड़ा। पिंगल, इस अपरिचित देश के रेगिस्तानी पहाड़ों में तुम्हारे साथ मुलाकात मेरे लिए आश्चर्य की बात है। बताओ, अवंती नगर के अपने निजी मकान को छोड़ तुमको इतनी दूर किस कारण से आना पड़ा? पद्मपाद ने पूछा। पद्मपाद, मेरी कहानी बड़ी दीनतापूर्ण है। मैं आपके द्वारा दी गई महिमा भरी थैली धन संपत्ति तथा सब प्रकार से मेरी सहायता करने वाले भल्लूक केतु से भी वंचित हो गया। इन सारी व्यथाओं का मूल कारण दुष्ट स्वभाव वाले मेरे अग्रज ही है। आपसे विदा लेकर अपने घर पहुंचने के बाद से लेकर आज तक मैंने जो यातनाएं झेली, उनका पूरा वृत्तांत सुनाना हो तो काफ़ी समय लगेगा। यदि आप किसी और मांत्रिक को पराजित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हो,
तो मैं फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे हितचिंतक हैं, इसलिए आपकी हर तरह से सहायता करना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। पिंगल की अंतिम बातों से पद्मपाद को काफ़ी आत्मसंतोष हुआ, लेकिन उसकी दीनतापूर्ण हालत पर उसे भारी दुख पहुंचा। यह जानकर कि पिंगल महिमा भरी तैली व संपत्ति खो बैठा है, पद्मपाद का दिल व्यथा से भर उठा। खासकर भल्लूक पर्वतों के पास महामाई को पराजित करने में पिंगल ने इसकी बड़ी सहायता की थी। उसे पद्मपाद आज तक भूल न पाया। पिंगल, मैं किसी और मांत्रिक को हराने के लिए इस प्रदेश में नहीं आया हूँ। महामाई की समाधि से हमने जो अपूर्व शक्तियों वाली वस्तुएं प्राप्त की, वे जब तक मेरे पास रहेगी तब तक मुझे किसी का डर नहीं है। जब मनुष्य अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है तब वह अंतर्मुखी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य वैभवपूर्ण और विलासमय बनाना मानते हैं। वैभव और विलास भले ही हमें क्षणिक सुख प्रदान करते हो, पर उनके द्वारा हमें सच्चा सुख और संतोष प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैंने सच्चे सुख और आत्मसंतोष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय देशाटन माना। इसलिए मैं केवल देशाटन करने और पुण्य तीर्थों का सेवन करने के लिए घर से चल निकला हूँ। इस कारण से मैं इस वक्त एक साधारण यात्री के वश में सार्थवाहों के एक दल में शामिल होकर इस प्रदेश में पहुँच गया हूँ। आज शाम को ही कुछ लुटेरों ने उस सार्थवाह दल पर हमला करके उनकी मूल्यवान वस्तुओं को लूट लिया और उन सारे व्यापारियों को सामने दिखने वाली उस गुफा में बंदी बना लिया है। उनमें कुछ लोग अवंती नगर के निवासी भी हैं। शायद उनमें से तुम्हारे परिचित कुछ लोग भी हो। इन बातों को सुनकर पिंगल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पद्मपाद की ओर संदेह भरी दृष्टि दौड़ाकर पूछा, पद्मपाद, आप तो महामांत्रिक है, क्रूर एवं दुष्ट रेगिस्तानी डाकू जब उन व्यापारियों को लूट रहे थे तब आप उसे चुपचाप देखते क्यों रहे? आप चाहते तो उन सबको पल भर में पराजित कर भगा सकते थे या उनका संहार कर सकते थे ना। पिंगल की बातें सुनकर पद्मपाद मुस्कुरा उठा, फिर बोला, पिंगल, मैं जब उस सार्थवाली दल के साथ निकला तब मैंने उनको सिर्फ एक यात्री बताकर अपना परिचय दिया। ऐसा न होकर यदि मैंने अपना वास्तविक परिचय दिया होता कि मैं अमुक मांत्रिक हूँ तो वे लोग मुझको अपने साथ नहीं लेते। इसी कारण से उनको रेगिस्तानी डाकुओं द्वारा लूटते देखकर भी अपना असली रूप गुप्त रखने के लिए मैंने उन डाकुओं पर अपने मंत्र तंत्रों का प्रयोग नहीं किया और मैं इन शिलाओं की ऊँट में छिप गया।